MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी गुजरात के छोटे से गांव से उठकर देश का नेतृत्व संभालने तक और वहां से वैश्विक पटल पर कूटनीति तय करने तक एक लंबा सफर रहा है। और उस लंबे सफर में आज 75 साल का पड़ाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। उनकी शख्सियत के कई आयाम हैं। वो प्रधान सेवक हैं, तो वो देश की नीति तय करने वाले मुखिया भी हैं, और अब वो दुनिया की नीति तय करने वाले ग्लोबल लीडर भी हैं। ग्लोबल लीडर हुज मेड इन इंडिया। जी हां, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दुनिया की कूटनीति की धुरी बन गए हैं? आज इस पर बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री को सबसे पहला बधाई संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आया। वो ट्रंप जो टैरिफ पर धमकी देते रहे, भारत पर रूस यूक्रेन जंग को फंड करने का इल्जाम लगाते रहे, अब प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं और उनके जंग रोकने के, जी हां सुनिए इसे, उनके जंग रोकने के प्रयासों की सराहना भी कर रहे हैं। क्या ये रातों रात हुआ है? ट्रंप जो भारत पर जो यहां पर अपनी शक्ति दिखाते थे, जो कोड में आने से मना करते थे, कभी भारत आने के संकेत भी दे रहे हैं अब, और उनके प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। ये सब रातों रात नहीं होता है। भारत अमेरिका के रिश्तों की अहमियत डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलानी पड़ी है, और उसके लिए कूटनीतिक दांव पेच चले जाते हैं। ये कूटनीति जो भारत को और भारत के हितों को आगे रखकर काम करती है। क्या नरेंद्र मोदी उस कूटनीति के बादशाह बन गए? आज वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर मोदी हैं। क्या ये इत्तेफाक है? बहुत से विरोधी ये बात कहते हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा है। प्रधानमंत्री के विरोधी सवाल उठाते हैं कि ये कूटनीति तो फेल है। लेकिन दुनिया का कौन सा देश है जो आज अमेरिका रूस को साथ में साध कर चल पा रहा है? कौन सा ऐसा नेता है जिनके लिए माय फ्रेंड मोदी कहकर संदेश ट्रंप भी देते हैं और पुतिन भी भेजते हैं? जरा याद करिए और बताइए मुझे। यहां तक कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा कबूलनामा पेश कर दिया मध्यस्थता को लेकर। आप जानते हैं कि इस देश में अमेरिकी मध्यस्थता ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा मुद्दा बन गई। यह कबूलनामा जो साबित कर रहा है कि भारत में कभी अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बता रहे हैं एक इंटरव्यू में कि अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर हम फैसला लेंगे। इससे बड़ा कबूलनामा भारत की कूटनीति और विदेश नीति पर क्या होगा, जरा सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बयान पर जिन जिन लोगों ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे, क्या वो अब माफी मांगेंगे और उस कूटनीति की तारीफ कर पाएंगे जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ट्रंप को गलत नहीं कहा, लेकिन सच्चाई तो खुद ब खुद सामने आ गई। आज महाभारत में इसी कूटनीति के किंग की बात करने वाली एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ेंगे। Prime Minister Modi is the boss. Modi, he's a friend of mine, he's great. The Prime Minister Modi has been a major leader. Are champion among leaders. कूटनीति का किंग कौन? मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर कौन? खेल पलटने वाला बाजीगर कौन? गुजरात के एक छोटे से गांव से आकर देश की सियासत का केंद्र बन जाना और फिर वहां से ग्लोबल लीडर तक का सफर तय करना आसान नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है। पीएम मोदी ने देश हित को सामने रखकर न सिर्फ कमान संभाली, बल्कि सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर दुनिया को शांति का संदेश भी दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा।
मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत पर जब जब संकट आया मोदी ने खेल पलट दिया। वो ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक भारत को धमकी दे रहे थे, भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहे थे, अब पीएम मोदी को सबसे पहले बधाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, अभी अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जो ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदकर जंग भड़काने का आरोप लगा रहे थे, वो अब मोदी को उनके युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए सराह रहे हैं। ट्रंप का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने में अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन भारत ने मना कर दिया। इशाक डार ने कहा, अमेरिका ने मई में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किसी तटस्थ स्थान पर होगी, लेकिन 25 जुलाई को वॉशिंगटन में रूबियो के साथ एक बैठक के दौरान हमें बताया गया कि भारत इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। भारत का कहना था कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इशाक डार के इस बयान से साफ है कि भारत ने कभी भी किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन देश में इसका एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया। क्या अब ऐसे फेक नैरेटिव गढ़ने वाले देश से माफी मांगेंगे? झूठ बोल रहा है मालूम हो गया ना। हमारा सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का सेना ने जो काम किया है उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ नेता है वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी के रोने के उस वीडियो का भी जिक्र कर दिया जिसमें आतंकी बिलखते हुए ऑपरेशन सिंदूर से तबाही को कबूल रहा है। इस वीडियो में जैश का आतंकी बता रहा है कि मसूद का परिवार आतंकी कैसे मारे गए। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पीएम मोदी ने साफ कहा कि नया भारत है जो किसी परमाणु धमकी से डरता नहीं है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का असर है कि दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। ट्रंप मोदी को दोस्त बताते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। इटली की पीएम मेलनी दुनिया को नमस्ते करती हैं तो पैपुआ गिनी के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत की जो तस्वीर अब दिख रही है, क्या वो पहले कभी देखी गई? मोदी का जलवा ऐसा कि खाड़ी देश भी मोदी के मुरीद हैं। अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार है तो सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। आज भारत के छोटे से गांव से उठा नेता सिर्फ देश की कमान नहीं संभाल रहा है, वो वैश्विक नीति तय कर रहा है। इसीलिए आज महाभारत में बात मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर मोदी की। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एम्बेसडर वोरा गुड इवनिंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और एडवोकेट निखिल जैन है राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इस बात पर एक चर्चा चाहूंगी आज के समय में, और एम्बेसडर वोरा मुझे पता है आपके साथ शुरुआत करनी है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा एक ट्विस्ट कर इस पर एक पॉलिटिकल थोड़ी सी मुझे लगता है एक ओपिनियन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर, अगर हर्षवर्धन जी मैं इस संबोधन को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल करूं तो ये सही होगा या गलत होगा? क्योंकि आप अपना पक्ष रखेंगे, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी कि उनका पक्ष क्या है। देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो भारत को पॉलिसी पैरालिसिस, जड़ता, वंशवाद और भ्रष्टाचार, नेपो किड्स और नेपो बेबीज की जो राजनीति भारत में थी, उससे बाहर लाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भारत को ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन में लेकर पहुंचा पाए, इसके लिए उनका बहुत आभार। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब कुछ तो पहले भी हो सकता था। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूं, फिर ये बात करूं जी। अभी जब सेमीकंडक्टर का पहला 28 nm की चिप बनी मेड इन इंडिया, तो कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भाई ये तो 1980 के दशक में चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री हमने भी लगाई थी। आप जानती हो फैक्ट्री चल ही नहीं पाई, बंद भी हो गई। क्यों बंद हो गई, किसके दबाव में बंद हो गई, कोई इंटरनेशनल फोर्सेस थी या क्या थी, पता ही नहीं चला। और भारत में 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होता है, 2023 पर उस पर आगे बढ़ते हैं, और 2025 में अभी हम सितंबर में बैठे हुए हैं, 6 फैक्ट्री शुरू हो गई। ये डिफरेंस है जो वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन में, जो आपने कहा ना मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर, ये डिफरेंस है। और आज इसलिए भी बड़ा शानदार दिन है क्योंकि भारत की उस धमक को दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। ये तीसरी बार था, पहले अभी तक सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, वो कुछ बोलते थे, उसको पीएम रेसिप्रोकेट कर रहे। ट्रंप को समझ में आ गया कि भारत ये दबाया झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये दबाया झुकाया कभी नहीं जा सकता था। मैं मानता हूं कि भारत का हर प्रधानमंत्री इतना सक्षम था। इंदिरा जी भी दबने वाले नेताओं में नहीं थी, अटल जी भी दबने वाले नेताओं में नहीं थे, मनमोहन सिंह जी का बीच में थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दीजिए, कई तरह के दबाव की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी भारत का प्रधानमंत्री किसी के सामने दब जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसमें होता क्या था, विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहता था, भारत के साथ खड़ा रहता था। पहली बार ऐसा विपक्ष आया जो ट्रंप के साथ खड़ा रहा। ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी जी ने दोहरा दिया डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने कहा ये हमने मध्यस्थता कराई, राहुल गांधी और 2 कदम आगे बढ़ गए, सरेंडर करा दिया। तो आज जिनकी भाषा इनको समझ में आती है, पाकिस्तान रो रहा है, और पता नहीं उस आतंकवादी का थोड़ा वीडियो सुनाइए ना, सबको आनंद आएगा। वो लग रहा है जैसे उसके अंग प्रत्यंग से चीत्कार से क्या क्या आवाज निकल रही है। वो बोल रहा है, वो भाषण दे रहा है, लेकिन वो चीत्कार गजब निकल रही है। निश्चित तौर पर भारत ने आज दुनिया को एक ग्लोबल लीडर दिया है, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत के हितों के लिए निर्णय लेता है। भारत के नौजवान जिनको लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उनको एक उम्मीद की किरण के तौर पर दिखाई देता है। जी, अब आपने जो बात बोली है हर्षवर्धन जी, मैं उसी पर आती हूँ। जरा वो तस्वीरें भी चलाइए। पाकिस्तान में आतंकी कह रहे हैं पंकज जी कि देखिए कैसे रेजा रेजा हो गए, मसूद अजहर के घर के लोग कैसे आतंकी मारे गए, ये वहां पर वो बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इशाक डार क्या कह रहे हैं कि मध्यस्थता तो अमेरिका ने करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। अब मेरा सवाल यह है कि यह भी एक तरह की कूटनीति है पंकज जी, जब आप डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर गलत नहीं कहते, लेकिन सच तो खुद ब खुद सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं भी नरेंद्र भाई मोदी को 75 वर्ष का होने पर उनके शतायु होने की कामना करता हूं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। अब रह गई बातें सब चीजों, पाकिस्तान क्या कह रहा है उसको छोड़िए। ट्रंप 48 बार क्या कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। तब क्यों नहीं कहा? ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। हाँ। आप कह रही हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ग्लोबल लीडर है, बहुत अच्छी बात है। भारत के ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जो ग्लोबल लीडर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी अगर ग्लोबल लीडर हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आप कहती हैं कोई नमस्ते करती है, कोई पैर छूता है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ये जो अतिरेकी प्रचार है, अरे भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में, विश्व में सम्मान मिलता रहा है, मिलेगा, आज भी मिल रहा है। लेकिन इसका ये जो अतिरेकी प्रचार है,
ये ठीक नहीं है। तो लगता है वो कूटनीति नरेश हैं, किंग ऑफ डिप्लोमेसी हैं। नरेंद्र भाई मोदी के 11 वर्ष में, माफ करिए, एक नई परिभाषा कूटनीति की आरंभ उन्होंने की है। उसको कहते हैं झूला कूटनीति, हिंडोला कूटनीति, स्विंग डिप्लोमेसी। झूला एक बार एक दिशा में एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल उल्टी दिशा में उससे भी ऊपर चला जाता है, बीच में रुकता ही नहीं। याद कीजिए 26 मई 2014 को जब नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री उनके शपथ समारोह में आमंत्रित किए गए और वो सब आए। लेकिन उसके बाद कुछ ही वर्षों में, चंद महीनों में ही बल्कि, सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को क्या हुआ? अच्छा, अब आपने बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए पंकज जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अब मैं चाह रही थी कि आप अपना शुरुआती वक्तव्य खत्म कर लें, फिर मैं इंटरजेक्ट करूं, लेकिन इतने सारे आपने टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। अब आपने कहा कि ये जो उनकी जो आपने कूटनीति को कहा कि ये स्ट्रिंग कूटनीति है, कभी इधर कभी उधर। अब मुझे ये बताइए, जो नॉन अलाइंड होगा उसके लिए क्या ये मुमकिन है कि वो एक तरफा स्टैंड लेकर रहे? नॉन अलाइंड का मतलब क्या है सर? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता रहता है, प्लीज गेट एम्बेसडर वोरा इनटू द पिक्चर, मैं उनको चाहती हूँ स्क्रीन पर रहे। आप लोग बार बार ये विपक्ष ये कहता है कि नॉन अलाइंड क्यों नहीं है भारत, अब तो ये अलग अपना पक्ष लेता है, देखिए खुलकर ये इजराइल के साथ खड़े हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि नॉन अलाइंड नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है, नॉन अलाइंड का एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइंड का मतलब यही होता है कि आप अपने स्टेक्स, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। क्या ये गलत है कहना? क्योंकि मैं इस बार, रोहन जी हमारे साथ हैं। रोहन जी, मुझे एक बात बताइए, मैं एम्बेसडर वोरा पे जाऊंगी, उसके पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो पंकज जी ने बात कही कि स्ट्रिंग आपकी डिप्लोमेसी, कभी आप इधर हो जाते हैं, कभी आप उधर हो जाते हैं, तो ये या तो वो वाली चाहिए या फिर नॉन अलाइंड वाली चाहिए, कौन सी चाहिए? यही तो नॉन अलाइंड है। हाँ, एग्जैक्टली। देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे। हमको जब लगा कि कहीं पे एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि जब हमको लगा कि अमेरिका हम पे गलत दबाव बना रहा है तो हम बिल्कुल एससीओ के साथ खड़े। जब हमको लगा कि रशिया का तेल हमारे लिए जरूरी है, हमको सस्ता तेल मिल रहा है, बिल्कुल हम रशिया से सस्ता तेल लगेगा। हमको लगा कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब देना है, हम बिल्कुल जवाब देंगे। हम मध्यस्थता का स्वीकार नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी को तो कूटनीति बोलते हैं। यही तो बेसिक थियरी है इंडिया की नॉन अलाइंड। देखिए रुचिका जी, जो भी आप विरोध कर सकते हैं, आपका विपक्ष का काम है, पर जब आपको सरकार अच्छे काम करती है तब आप देश का मामला हो, जब देश के साथ भी आप नहीं खड़ी रहेंगे, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज ट्रंप ने तो बोल दिया, पाकिस्तान ने बोल दिया कि जो इंडिया द्विपक्षीय बात के लिए खड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी बताइए? क्या अपने शब्द वो वापस लेगी? ट्रंप ने कह दिया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आज से किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर चढ़ के आप डोमेस्टिकली राजनीति करेंगे तो आपके फेस के ऊपर ये चीज आने वाली है कि आप उसको डाइजेस्ट ना कर पाएंगे, ना देश की जनता को वो दिखा पाएंगे। और सुतीजा जी, दो चीज और मैं कहना चाहूंगा। किसी भी सरकार के 4 मुख्य बिंदु होते हैं, एक कूटनीति, एक अर्थतंत्र, एक सामाजिक न्याय और आपकी रक्षा तंत्र, आपका देश की रक्षा। ये चारों मुद्दे पे आप मोदी जी के शासन में देखिए कि भारत आगे बढ़ा है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ। कोई छोटी मोटी चीजें हो सकती है, पर जो बैलेंस ग्रोथ से देश आगे बढ़ता है, विपक्ष का काम है कि अपना विरोध करे, जो भी उनको मुद्दे लगते हैं करे, पर अब व्यक्तिगत टिप्पणी करके जब मोदी जी ऊपर व्यक्तिगत वार करेंगे तो देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और आज इसी दिशा में एक थप्पड़ बिहार की हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को मारा कि जो भद्दा सा एक वीडियो एआई के माध्यम से बनाया गया था मोदी जी और उनकी माता के लिए, आज उसको विड्रॉ करने के लिए उसको कहा गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा सुचित्रा जी, आज मोदी जी के जन्म दिवस पर जो उनके जीवन में 75 साल में सामाजिक जीवन की एक मिसाल उन्होंने खड़ी की है कि व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं मार सकता है, एक मिसाल कायम की है। तो आज दिन पे मैं उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हर भारतीय को कहना चाहूंगा कि उनके दिल में जो जज्बा है, हम सबके दिल में वो जज्बा होना चाहिए। हम मतभेद रख सकते हैं, मनभेद नहीं रख सकते हैं। और इसी कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि अब देश की जो मुख्य धारा है, आप इसे बिल्कुल
विमुख हो चुके हैं, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एटलीस्ट आज के दिन आपको मोदी जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर अभी तक के जो भी पाप है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग डिप्लोमेसी की बात आपने कहा, क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस तरह का हर प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाया जाए, तो उसका जिक्र रोहन जी कर रहे थे और आज के दिन ही ऐसा ये फैसला आया जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो एक तरह से वो उसे एक वैलिडेशन मान रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्ट्रिंग डिप्लोमेसी जो पंकज का नाम दिया है, ये डिप्लोमेसी अच्छी है या बुरी है इस देश के लिए? स्टूडियो में आपने बुलाया, आपने मुझे ऑनलाइन कर दिया। एनीवे, ऑलवेज नाइस टू बी विद यू, थैंक यू। आपका चैनल तो इज इंसेनली पॉपुलर। ये स्ट्रिंग डिप्लोमेसी मुझे समझ नहीं आई, बट लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि डिप्लोमेसी में चाणक्य ने जो हमको सिखाया, उसकी संतान है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जो आज की सच्चाई है वो कल की सच्चाई हो सकता हो या ना हो। किसी ने ये भी कहा है कि फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड, कि जो कहते हैं हमेशा हमको यही करना है, हमको वही करना है जो देश के हित में होता है। अब मैम, नॉन अलाइनमेंट का आपने जिक्र किया, ये टर्म जो है ये शुरू होता है विद अ नेगेटिव वर्ड, प्रीफिक्स नेगेटिव, नॉन अलाइन्ड, तो हमने उसको बदल दिया है कि वी आर ऑल अलाइन्ड। हम सबके साथ दोस्ती करते हैं जो हमारे हित में काम करते हैं। कूटनीति का लक्ष्य क्या होता है? दो होते हैं मैम, एक आपका डेवलपमेंट, दूसरा आपकी सिक्योरिटी। और डेवलपमेंट में जो देश हमारी मदद कर सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स विद देम। जो हमारी मदद नहीं कर सकते उनके साथ भी दोस्त है। सिक्योरिटी में जो हमारी सिक्योरिटी के हमें वेपन्स, टेक्नोलॉजी, ये वो जो कुछ दे सकते हैं, उनके साथ भी हम दोस्ती करें। ये दो लक्ष्य होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। हम किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहते, भारत की परंपरा नहीं है। चीनी तो ये कह रहे थे कि 1400 साल तक आपने हुकूमत की थी चाइना पे, आपने एक भी सिपाही नहीं भेजा, लेकिन आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति अब इतनी भारी थी चाइना में कि हम लोग सब बहुत प्रशंसा करते थे भारत की। तो मेरा मानना है मैम, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं कहीं भी जाता हूं, मजाक में अफ्रीका में मैं 3 देशों में विदेश में स्पेशल एडवाइजर हूं, वहां के लोग कई बार कहते हैं कि हम लोग भारत का डेवलपमेंट देख रहे हैं, यार नरेंद्र मोदी को बोलो 2 साल के लिए हमारे पास भी आ जाए यहाँ पे और हमारी मदद करे। फिर मैं भी हंस के जवाब देता हूं कि टाइगर, इतनी छुट्टी हम नहीं दे सकते, अभी भारत को जरूरत है। टुडे वी आर ग्लोबली रिस्पेक्टेड। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है उनके जन्मदिन पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। आप जिए हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000, 1 लाख दिन हो हर साल में। यू आर नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप विश्व नेता हैं आज, यू आर अ ग्लोबल आइकॉन। मैं अमेरिका में भी जाता हूं, जिन लोगों ने मैं इसी की बात कर रही हूं कि एक छोटे से गांव से गुजरात के उठकर उसके बाद देश का नेतृत्व करना, और आज अगर हम कहें कि वैश्विक जो नीतियां हैं, कूटनीति है, उसकी एक धुरी बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत, तो क्या वो गलत है? मैं आज इसीलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं हमारे सामने, कैसी चीजें बदल रही हैं। मैं फराज जी आपके आ रही हूं एक बार, क्योंकि ये बार बार कहा गया, बताइए ट्रंप ने मध्यस्थता की, बताइए प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है इस पर, मध्यस्थता पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों हमने सरेंडर कर दिया? क्योंकि ट्रंप ने कहा और डिक्टेट कर दिया और हमने उसे मान लिया। यही वाली राजनीति बहुत दिन हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में। अब जब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक डिप्लोमेसी है। आप किसी को जाकर सीधे, और एम्बेसडर वोरा यहाँ है, वो वैलिडेट करेंगे सही हूं या गलत हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे जाकर आप खड़े नहीं हो जाते मोर्चा खोलने, ट्रंप गलत बोल रहे हैं, ट्रंप ने झूठ बोला है। लेकिन आज सच्चाई खुद सामने आ गई है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई देखिए, हमने तो कोशिश की ट्रंप के जरिए, लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने बोल दिया हमें द्विपक्षीय मुद्दा है, हम खुद अपना फैसला लेंगे। फराज जी। तो चारिता जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो बर्थडे है उसकी उनको बहुत बहुत हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और खुदा करे कि मोदी जी की साथ सेहत के लंबी जिंदगी हो, इसकी हम कामना करते हैं। लॉन्ग लाइफ एंड अ सक्सेसफुल लाइफ विद गुड हेल्थ। सुचारिता जी, अभी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो नॉर्मली फराज साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मुझे वापस आपके साथ आना पड़ेगा, आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत हो रही है। जरा फराज जी का ऑडियो ठीक कराएंगे और उनका फ्रेम भी ठीक कराएंगे, फिर हम वापस आते हैं। निखिल जी के पास जा रही हूं मैं जरा। निखिल जी, जो बात मैंने उनसे पूछी है आप इसे दोहरा देती हूँ। क्या अब नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भाई
अब पाकिस्तान का कबूलनामा आता है तो कुछ लोग इस पर अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जो बार बार कह रहे थे। बोलिए ट्रंप गलत हैं। सुचेता जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पे बधाइयां देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का अब मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता, उनके आतंकवादी, उनके क्रिकेट प्लेयर, उनके मिलिट्री ऑफिसर, उनकी सरकार, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। पाकिस्तान अलग अलग तरीके के कंडे भारत के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ चलाता रहता है। वो कब क्या बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी सरकार से माफी दीजिएगा, मुझे अपनी सरकार से, हमारे देश के विपक्ष से और सच्चाई से मतलब है। और पाकिस्तान एक झूठा देश है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। उसके बाद एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, और मेरा बिल्कुल मानना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर हैं। साथ साथ इसमें ये भी परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बहुत लंबे समय से रहा है। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर होता है। मोदी जी भी हैं, मनमोहन जी भी थे, अटल जी भी थे, नरसिम्हा राव जी भी थे, राजीव गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही थे। और आप एक बात कहती हैं कि किस तरीके से गुजरात के एक गांव से आया हुआ एक गरीब लड़का एक ग्लोबल लीडर बन गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सराहना लायक बात है। और मेरा मोदी जी को तो सलाम है इस चीज के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं देश को और देश की जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सलाम देना चाहूंगा कि यहाँ पर ये कोई नेपो किड नहीं, बल्कि गुजरात के एक गाँव से आया हुआ एक गरीब लड़का आके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप नेपो किड की बात कर रहे हैं, ग्लोबल पतन पे नहीं, आप अगर नेपो किड की बात कर रहे हैं, अगर देखिए निखिल जी, अब नेपो किड की अगर आप बात करेंगे, कोई नेपो किड सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंचा है। नहीं, एक सेकंड में बस, नहीं सर, इंटरजेक्शन तो होगा भाई, डिबेट चल रही है, कोई ये थोड़ी है कि आप नहीं, मैं माफी के साथ आपको इंटरजेक्ट करूंगी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि दो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है कि कोई नेपो किड नहीं बैठा है सत्ता के शिखर पर, तो नेपो किड कौन है? कौन है इस देश में नेपो किड? कौन है इस देश में जो अपने परिवार के चलते सत्ता में या फिर अपने परिवार के चलते उनको वो पोजीशन मिली हुई है? ये कि नहीं निखिल जी, फिर ये डिबेट दूसरे दिशा में चली जाएगी। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, जवाब देखिए, मैं एक तो मैं नरेंद्र मोदी जी की सराहना कर रहा हूँ कि नहीं, आप जैसी सराहना कर रहे हो तो मुझे समझ आ रहा है। नहीं आते। हाँ, बोलिए हर्षवर्धन। नेपो किड की अगर आप बात कर रही हैं तो नेपो किड की आप बात करेंगी तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, आपने किया है सर। मैंने तो बोला ही नहीं नेपो किड, आप बोल रहे हैं। सांसद हैं पीयूष, मैं तो तारीफ कर रहा हूं मोदी जी की और देश के लोकतंत्र की कि बिना पॉलिटिकल डायनेस्टी से आया कोई फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, एक गरीब एक गरीब बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें देश की और उस व्यक्ति दोनों की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, तो फिर मैं वही कह रही हूँ, उसी सांस में देश के नेपो किड्स के बारे में भी बात कर लेंगे, तो फिर दिशा में दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये भी आपको मैं बता रही हूँ। आज प्रधानमंत्री की अच्छा ठीक है, मैं एक बार पूछ रही हूँ हर्षवर्धन जी, नेपो किड, देखिए मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में नहीं लेती हूं इस शब्द को, मैं आपको यह भी बताऊं, लेकिन क्या है, सीधी बात यह है कि कुछ लोगों को उनके परिवार के चलते अगर कोई बेनिफिट मिलता है, हम उसी को सीधे शब्दों में कहते हैं भाई ये नेपो किड्स हैं। अब ये मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के सामने, अब मुझे ये बताइएगा, और निखिल जी सुनिए, नरेंद्र मोदी के सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं उनमें से कौन कौन नेपो किड्स हैं और कौन कौन नहीं है? अगर मैं ये वाली डिबेट करने लग जाऊंगी फिर मुश्किल होगी। हर्षवर्धन जी नाम लीजिए बस, जो लोग हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर उस परिवार से नहीं आते तो क्या यहां होते क्या? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते क्या? तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते क्या? स्टालिन अगर करुणानिधि के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते क्या? अगर केटीआर और केसीआर के बेटे नहीं होते केटीआर तो क्या यहां होते क्या? करनी मोझी से लेकर सुप्रिया सुले तक, अगर सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी नहीं होती तो यहां होती क्या? अजीत पवार अगर शरद पवार के भतीजे नहीं होते तो क्या यहां होते क्या? अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब के नहीं होते, मैं लिस्ट पढ़ लेता हूं, नहीं होते, आदित्य सुचेता जी दिस इज नॉट फेयर। नहीं, एक सेकंड, ये लिस्ट पढ़ सकते हैं, मैं लिस्ट नहीं पढ़ सकता। चलिए ठीक है, मैं लिस्ट पढ़ देता हूं। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रताप गोयल नहीं होते तो राजनीति के खिलाफ देश उठ खड़ा हुआ। और फिर मैं कह रहा हूं, किसी के परिवार में कोई नेता हो, उनका बेटा नेता बने, बेटी नेता बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से बने वो पूरी पार्टी चलाए, वही तय करे राजनीति कैसे होगी, इसमें दिक्कत है।
उसके खिलाफ देश ने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया है। ये समझिए जरा आप इसको। ये नेपो किड्स वो वाली आदत नहीं हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह जैसा कमजोर प्रधानमंत्री तो भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी जो जाकर प्रतीकात्मक तौर पर ऑर्डिनेंस फाड़ देते, कैसे प्रधानमंत्री थे वो? उनको तो राहुल गांधी को तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए था पार्टी से। लेकिन इतनी स्थिति नहीं थी उनको तो फाइल के लिए भी सोनिया जी की कृपा पर रहना पड़ता था। तो नेपो किड्स होना, और फिर मैं कह रहा हूं राजनीति में किसी के परिवार के लोग आए, इसमें कोई समस्या नहीं, कहीं भी आए कोई समस्या नहीं, लेकिन वही तय करे वो नेपो किड्स है। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं हर्षवर्धन जी, और इसलिए सहमत हूं फराज जी, मैं उम्मीद कर रही हूं आपकी आवाज अब क्लियर आएगी। मैं दूसरा अटेम्प्ट आपसे कर रही हूं बात करने का। ये मैं भी सहमत हूं। अगर आपके परिवार के लोग, अब देखिए हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा आ गया, परिवार, आप किस परिवार में पैदा होते हैं आप तय नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको सहूलियत अगर कोई मिल रही है, वो भी आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप, अगर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि अपने दम पर कहीं बनकर पहुंचा है, तो फिर आप नेपो किड वाली अगर आरोप पब्लिक लाइफ में लेकर आएंगे तो वो उंगलियां आपके तरफ ही उठ जाएंगी। अब मैं जरा वापस मुद्दे पर आ रही हूं फराज जी, क्योंकि उस नेपो किड वाली डिबेट में फिर बहुत से नेता आ जाएंगे। फराज जी, जो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, निखिल जी कह रहे हैं कि कौन से एक वैश्विक नेता नहीं है, सारे नेता जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब वैश्विक नेता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी खास क्यों है? आप भी सहमत? देखिए सुजाता जी, सबसे पहले तो पता नहीं पिछले राउंड में आपको मेरी आवाज मिली कि नहीं मिली, अभी आवाज आ रही नहीं आपको? जी बहुत क्लियर नहीं है, आ रही है। अच्छा, तो शैल आई कंटिन्यू? हाँ प्लीज बोलिए 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 बोलिए, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी बर्थडे पर मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम ऐसी कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी साथ सेहत के, उनकी लंबी उम्र हो और वो देश की सेवा करते रहे। और उसके साथ इस 140 करोड़ की जो जनता है, वो प्रधानमंत्री जी को उनका वादा भी याद दिलाना चाहती है, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट की एक एज फिक्स की थी। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के साथ वो इंसाफ करेंगे और आज शाम को 8 बजे वो इस्तीफा देंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। ये वाला वादा कब किया था? नहीं, इसका नहीं, इन दोनों ही वादों पर सवाल है, लेकिन मैं बाद में आऊंगी, आप पहले बात कंप्लीट करिए। हाँ जी, नहीं, ये वादा उन्होंने नहीं किया था कि योगी आदित्यनाथ जी को। पहले वाला भी वादा कब किया था ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी वो है, इसका कोई बयान है। हाँ बोलिए। हाँ, मार्गदर्शक मंडल उन्होंने बनाया था और उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। खैर, देखिए सुचारिता जी, क्या है कि यहाँ पर अभी बहुत बातें हुई, और जाहिर सी बात है मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का डंका आज से नहीं सदियों से बजता चला रहा है और बजता चला रहेगा। तो बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी दुनिया में इज्जत है और होनी चाहिए, इसमें कोई वो बताए नहीं। देखिए अभी क्या है, लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं उसकी अगर आप समीक्षा करिएगा तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर आपके एक राजनीतिक विश्लेषक साहब ने प्रधानमंत्री जी के कुछ मेक इन इंडिया के बारे में बात की। अब होता क्या है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे लिए कहा जाता है, मैं उन्हीं साहब की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं तोड़ मरोड़ करके तथ्य पेश करता हूं। तो मैंने कहा कि साहब चलो ठीक है, फिर आज रिसर्च करके असली तथ्य जो है सामने रख करके बात। त्रिपाठी जी क्यों बोल रहे हैं? नाम लेके बोल दीजिए। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं, बैठे हैं वो तो नाम लीजिए, उन्हें तो अब आदत हो गई होगी, अब आदत हो गई है उन्हें। त्रिपाठी जी को लीजिए ना भाई फ्रेम में। मैं किसी भी तरह का कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जिससे किसी को तकलीफ हो, लेकिन मेरे ऊपर कल की डिबेट में कमेंट किया गया था कि मैं तोड़ मरोड़ करके चीजों को पेश करता हूं। मेक इन इंडिया के बारे में बात हुई, इंडियन एक्सप्रेस की 13 जनवरी सन 2025 की ये खबर है, तो मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसकी हेडलाइन है, लिफ्ट टू कंप्यूटर्स, 4 of 10 गवर्नमेंट टेंडर्स कांट कंप्लाई विद मेक इन इंडिया रूल्स। और इसके खबर के हिसाब से लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों में 40% से ज्यादा, लगभग 3500 हाई वैल्यू टेंडर्स वर्थ ₹64,000 करोड़ सीसीटीवी से कैमरा से लेकर के लिफ्ट तक, ये जो थे वो नॉन कंप्लायंट थे, और इनकी
और रिकॉर्ड्स बताते हैं इस खबर के हिसाब से कि जो डिपार्टमेंट का जो फोकस था वो फॉरेन ब्रांड्स का था और उसका देखिए देखिए फराज जी लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग बिट ऑफ द डिबेट। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट पे थोड़ी देर छुआ लेकिन आप निकल गए वहां से। अब मुझे एज एन एंकर मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है जब मुझे डिबेटिंग पॉइंट नजर आता है। अब आपने एक बड़ी बात, अच्छी बात बोली कि मोदी जी, दो चीजें आपने बोली। आपने कहा मोदी जी क्या उस रिटायरमेंट प्लान पर अमल करेंगे जो उन्होंने दिया है। दूसरी बात, क्या वो योगी आदित्यनाथ जी को आगे करेंगे जैसे उन्होंने वादा किया है। तो दूसरी वाली बात, ये तो वादा उन्होंने नहीं किया, आपने खुद मान लिया। पहला वाला पॉइंट 75 इयर्स में वो रिटायरमेंट लेंगे, मुझे ऐसा कोई बयान उनका याद नहीं। दूसरी बात, आप बार बार विपक्ष कहता है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। तो मुझे जहां तक याद है हर्षवर्धन जी, जब एलके आडवाणी भी चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी उम्र क्या रही होगी? वो 75 थे तो ज्यादा ही थे। तो कौन से मार्गदर्शन मंडल में वो चले गए थे? वो पीएम की रेस में थे 2009 में। हर्षवर्धन जी, मुझे तो सचमुच बड़ा, फराज भाई मैं नाम लेकर बात करता हूं लेकिन मैं अभद्र नहीं हो सकता और अभद्र आप भी नहीं होते हैं। तो नाम लीजिए, आप बताइए। कल की डिबेट में आपको कहा था तो आप उस डिबेट का करें, लेकिन आज भी आप जो पेपर दिखा रहे हैं उस पर 2 लाइन बोल के तब इसका जवाब मैं देता हूं सुचिता जी। इसमें भी फराज भाई कह रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं हो पाया, वो पूरी तरह से वो नहीं हो पाए। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा भैया 80 के दशक में शुरू किया था ना सेमीकंडक्टर, क्यों नहीं हो पाया, किस चक्कर में नहीं हो पाया? और आज 2023 से शुरू हुआ, 2025 में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग गई। पहली मेड इन इंडिया चिप आ गई। अभी हम अचानक से ऐसा थोड़ी ना होगा कि 100% कर लेंगे। अभी जो नया वाला आईफोन 17 आया है वो भारत में बन रहा है, वो उसको भारत की फैक्ट्री में बना रहा है। तो कम से कम जब आप चीजों को करते हैं तो संदर्भ के साथ बताइए। जाहिर है अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अभी चाइना, ताइवान, दूसरे जो देश है उससे लंबा मुकाबला है। लेकिन मूल बात सुचेता जी, छोड़ दीजिए पीएम ने कब कहा, छोड़ दीजिए आडवाणी जी की उम्र कितनी थी, 2004 और 2009 में तो बाकायदा वो प्रत्याशी थे। आडवाणी जी की उम्र उस वक्त कितनी थी? 11 वर्ष पहले 2014 में और 16 वर्ष पहले, क्योंकि आज वो 96 वर्ष के ऊपर के हैं। तो जरा उम्र खुद जोड़ लीजिए आप। तो पहली बात ये। लेकिन दूसरा, ऐसा हताश विपक्ष मैंने भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखा जो ये कहे कि प्रभु राजनीति से हट जाते तो हमारा जरा नेता कुछ कर लेता। और यही वाला चाह रहे हैं कि पंकज जी, अभी तक राहुल कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, अब अखिलेश जी की भी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी जी हट जाइए, मोदी जी हट जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये दिन आ गए आप लोगों के। ये पंकज जी यही चाह रहे हैं क्या कि हटे, रिटायरमेंट ले तब हमारा खाता खुले, वरना खुल नहीं रहा है? पंकज जी, कोई ये नहीं चाहता, तो आराम से जमे रहें। जमे रहने की उनको जितनी भी तकरमें हैं वो आती हैं, तो वो जमे भी रहेंगे। जिस दिन जनता चाहे जनादेश तो उस दिन मत जाएंगे। मेरा कहना तो ये है। पंकज भाई बस एक लाइन, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। आप ये गलत बात है। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। आपने तिकड़म कहा, जनादेश को आप तिकड़म कह रहे हैं। यूपीए की सरकारें आज की 240 से कितनी सीटों पे थी? 145 सीट थी। कांग्रेस की 145 सीट थी 2004, तिकड़म की सरकारें थी वो। सर कम से कम शब्दावली आपसे ठीक की उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से बोलते हैं। तो पंकज जी, अच्छा ये आस नहीं है, ये आस नहीं है तो मैं फिर दोहराता हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। हर्षवर्धन जी, मैं फिर दोहराता हूँ कि राजनीतिक तिकड़मों में नरेंद्र भाई मोदी से ज्यादा पारंगत इस वक्त भारतवर्ष में कोई नहीं है। मुद्दा ये है कि जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो विश्व राजनय में और खासकर दक्षिण पूर्व एशिया की कूटनीति में मोदी जी ने बड़ी भारी हलचल मचाई और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें जगी। मुझे भी लगा कि उनके बहुत से कदम बड़े अभूतपूर्व हैं, लेकिन क्या है कि बातचीत कूटनीति से शुरू हुई है। कूटनीति के संसार में वो एक परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए भारत के पक्ष में। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि भारत के पक्ष में कूटनीति का माहौल नहीं बनाकर रख पाए। अब ये परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए। बोरा साहब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आप उसे इलास्टिक कूटनीति कहते हैं। इंसानियत से नहीं,
हाँ, इसीलिए आप इलास्टिक कूटनीति कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में इस कूटनीति की जरूरत है। और इस कूटनीति की इसलिए जरूरत है कि ना हम आपकी तरफ जा रहे हैं ना उनकी तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हमें हमारा हित खींच कर ले जाएगा। तो हित ड्राइविंग फोर्स है सर, बाकी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये कूटनीति नरेंद्र मोदी जी से ड्राइव कर रहे हैं, ये कूटनीति देश को आगे लेकर जा रही है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH